नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। सभी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का। प्रिय विद्यार्थियों, अपना गेम थ्योरी का जो चैप्टर चल रहा है, इस गेम थ्योरी के अंदर एक नया जो तरीके की जो प्रॉब्लम है वो है सब गेम से संबंधित। अपन ने अब तक जो समस्याएं जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है, उसमें सबसे पहले अपन सरल व्यूहरचना देखी थी कि भाई रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा यानी मिनिमैक्स मेथड के द्वारा हम सैडल पॉइंट ज्ञात करते हैं और यदि सैडल पॉइंट आ जाता है तो सवाल हल हो जाता है। दूसरे प्रकार की जो स्थिति वो थी जिसके अंदर सैडल पॉइंट नहीं आता है, तो वो मिश्रित व्यूहरचना वाली खेल होते हैं, जिसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि भाई एक से अधिक विकल्पों को एक अनुपात में यूज किया जाता है, संपूर्ण एक ही विकल्प काम में नहीं लिया जाता। और ऐसी स्थिति वाले जो तालिकाएं होती हैं उनको 2x2 की होनी ज़रूरी होती हैं। तो प्रत्येक खिलाड़ी को जब दो ही विकल्प उपलब्ध होते हैं तब हम मिश्रित वाली रचना को ओडोमेटिस विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए किसी एक या अधिक खिलाड़ी को दो से अधिक विकल्प अगर उपलब्ध होते हैं, दो से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है किसी एक ही खिलाड़ी को हो दो से अधिक, या दोनों खिलाड़ियों को दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। तो हमें दो से अधिक विकल्प वाले जो खिलाड़ी है वो अपने विकल्पों का त्याग करेगा, और वो त्याग जब अपने विकल्पों का त्याग करेगा तो त्याग करने के बाद में टेबल 2x2 की रह जाएगी। तो ये बात भी अपन ने वहाँ अच्छी तरह से अध्ययन की थी। लेकिन और आगे हम ओडोमेट से सवाल को हल कर लेंगे। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये अराइज होती है कि जब वो सैडल पॉइंट भी नहीं है और जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करने की कोशिश की तो जो विकल्पों को काटते काटते जब हम पहुँचे तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब एक खिलाड़ी को दो ही विकल्प उपलब्ध रह जाते हैं और दूसरे खिलाड़ी को 3, 4, 5 ऐसे यानी दो से अधिक विकल्प उपलब्ध रह जाते हैं। ये सिचुएशन होती है कि इसको हम 2x m या n×2 कुछ भी इसका नाम दे देते हैं कि भाई 2x n m×2 है। इसका मतलब यही रहता है कि एक खिलाड़ी को दो और दूसरे को दो से अधिक विकल्प रहते हैं। तो अब वो लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करते करते ये सिचुएशन आ गई कि अब एक खिलाड़ी को दो रह जाते हैं लेकिन दूसरे को दो से अधिक रह जाते हैं, और जिसके दो से अधिक रहते हैं वो और नीचे किसी भी तरीके से बाई ऑब्जर्वेशन और बाई एवरेज मेथड से वो रिड्यूस नहीं होते हैं। मतलब वो सेक्रीफाइस करने वाली बात है वो लागू नहीं होगी वहाँ पर। हम न तो एवरेज से काट सकते और न ही देख करके काट सकते। तो ऐसी स्थिति को हम उपखेल कहते हैं। ऐसी स्थिति को उपखेल खेल कहते हैं। और उपखेल का यहाँ मतलब पहले तो अपने को समझ जाना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम उपखेल से संबंधित है। या तो आपको सीधे एक सवाल दिया जाता है क्वेश्चन की भी, जिसमें दो एक खिलाड़ी को दो विकल्प हैं, दूसरे को दो से अधिक है, और वो बिल्कुल न तो उसमें मिनिमैक्स से सैडल पॉइंट आता है और न ही वो लॉ ऑफ डोमिनेंस से वो कम होता है, तो निश्चित रूप से सब गेम की सवाल हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए एक 4 है, एक खिलाड़ी को 5 है, काटते काटते ये पोजीशन आ गई कि एक खिलाड़ी को 2 रह जाते हैं और दूसरे को 3, 4 रह जाते हैं, तो फिर हम सब गेम से सवाल को हल करते हैं। सब गेम से जब क्वेश्चन को हल किया जाता है तो वहाँ पर ये सिचुएशन देखनी पड़ती है कि प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है वो जिस खिलाड़ी को दो से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं सब गेम वही खेल सकता है। जिसके पास दो से अधिक विकल्प होते हैं वही सब गेम खेलेगा। और वो जो सब गेम का मतलब जैसे एक गेम के टुकड़े बना दिए, कितने जितने टुकड़े बन सकते हैं उतने टुकड़े बना दिए, तो वो सब गेम हो गए। और प्रत्येक सब गेम की वैल्यू ऑफ गेम निकाली जाती है। तो यदि वो स्तंभ खिलाड़ी को दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, यानी सब गेम अगर स्तंभ खिलाड़ी अगर पंक्ति खिलाड़ी खेलता है, यानी रो प्लेयर अगर सब गेम खेलता है, तो जिस सब गेम का वैल्यू ऑफ गेम ज़्यादा होगा उसे वो पसंद करेगा और वही उसी से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी के ओडोमेट्स करेंगे। या मिनिमैक्स भी हो सकता है, सब गेम का भी मिनिमैक्स होगा।
तो सब गेम का मिनीमैक्स लेंगे, सब गेम का ओडोमेंट लेंगे और फिर जिसका वैल्यू ऑफ गेम ज़्यादा होगा उसको यूज किया जाएगा। अगर वो पंक्ति खिलाड़ी है रो प्लेयर, लेकिन अगर वो स्तंभ खिलाड़ी है तो स्तंभ खिलाड़ी कब सब गेम खेलेगा? जब 2 से अधिक स्तंभ हों लेकिन रो 2 ही हों। तो अगर स्तंभ 2 से अधिक हैं तो फिर स्तंभ खिलाड़ी यानी कॉलम प्लेयर जो है वो सब गेम खेलेगा और वह उस सब गेम के को पसंद करेगा जिस सब गेम का वैल्यू ऑफ गेम सबसे कम होगा। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमेशा स्तंभ खिलाड़ी को छोटी चीज़ें पसंद हैं जबकि पंक्ति खिलाड़ी को बड़े मूल्य पसंद होते हैं। इसलिए पंक्ति खिलाड़ी स्तंभ खिलाड़ी जब सब गेम खेलता है तो वो छोटे मानों को पसंद करेगा और ऐसी स्थिति में वो छोटे वैल्यू ऑफ गेम को पसंद करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर हमने पहले मिनीमैक्स मेथड से हल करने की कोशिश की। रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा लिया। रो मिनिमा का मैक्सिमा जैसे 2 होता है, मैक्सिमा का मिनिमा 3 होता है, तो 2 और 3 नो सैडल पॉइंट, तो हम ऑडोमेंट से करेंगे। ऑडोमेंट्स के लिए क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उनको रो और कॉलम को काटा जाए। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू किया तो जो बी खिलाड़ी जो है वो यानी कॉलम प्लेयर जो है वो एक विकल्प का यहाँ त्याग कर रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, और वो है जैसे फर्स्ट जो अल्टरनेट है उसके कंपैरिजन में तीसरा जो अल्टरनेट है कॉलम प्लेयर का, तो वो जो अल्टरनेट है वो बड़ा या बराबर है। मतलब थर्ड विकल्प की सभी प्रविष्टियां फर्स्ट विकल्प की तुलना में या तो बड़ी हैं या समान हैं। जैसे 2 2 समान हो गई, तो बड़ी और समान है तो बड़ी वाली चीज़ें तो कॉलम प्लेयर को पसंद नहीं है ना, इसलिए वो इसको काट देगा। तो अब 3 - 2 - 1 4 2 2 ये बच गए। तो यहाँ पर भी अब ये सिचुएशन ये आ गई जो टेबल नीचे है। अब ये इसके लिए आपको एक रो काटनी पड़ेगी, तो रो यहाँ पर कट नहीं रही है। देखिए आप, ये -1 से 3 बड़ा है लेकिन 4 से -2 छोटा, फिर 2 से -1 बड़ा है लेकिन 2 से 4 बड़ा है, और इसी से 3 से जो है वो 3 से 2 छोटा है लेकिन -2 से 2 बड़ा है। तो ये सिचुएशन आ गई। और अगर एवरेज भी करते हैं अपन तो 2 और 1 एवरेज से भी नहीं हो पाता, यानी जैसे 3 और -1 का एवरेज कर लेंगे, 2 -2 और 4 का कर लेंगे, 3 और 2 का कर लेंगे, -2 का 2 का कर लेंगे और फिर कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी न देखने से और न ही एवरेज से हमें ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी पंक्ति काटेगा वो पंक्ति खिलाड़ी। तो ये स्थिति जो है वो सब गेम की स्थिति होती है। यहाँ पर चूंकि ज़्यादा विकल्प आर खिलाड़ी को उपलब्ध हैं, इसलिए ये आर खिलाड़ी जो है वो सब गेम खेलेगा। आर खिलाड़ी जो है वो सब गेम खेलेगा, या हम कह सकते हैं ए बी है तो ए खिलाड़ी खेल लेगा। एक खिलाड़ी सब गेम खेलेगा और सब गेम बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 - 2 - 1 4 1, तो ये यानी फर्स्ट और सेकंड का बन गया, फर्स्ट और थर्ड का बन जाएगा, सेकंड और थर्ड का बन जाएगा। इस तरीके से ये सब गेम बन गए। फर्स्ट सेकंड का बन गया, फिर फर्स्ट थर्ड का बन गया, फिर सेकंड थर्ड का बन गया। और अब जब सब गेम बन जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि अब ये नए तरीके से गेम हो गए। ये सब गेम आने के बाद में अगर सब गेम से सवाल को हल कर रहे हैं तो ये नए तरीके का सवाल है और इसमें वही प्रक्रिया अपनाते हैं। पहले हम मिनीमैक्स मेथड से करते हैं, मिनीमैक्स मेथड से सैडल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, सैडल पॉइंट आ जाता है तो उसकी वैल्यू ऑफ गेम वही हो जाती है। क्योंकि हमें इन तीनों में से ये डिसाइड करना है पहले कि जिसकी वैल्यू ऑफ गेम सबसे कम होगी, क्योंकि ये कॉलम प्लेयर खेल रहा है सब गेम तो वो तो छोटे मूल्य रखना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों में जो सब गेम है उनमें सबसे कम सब गेम होगा, उस वही जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाएगा, मतलब उसी टेबल को यूज किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अपन जब देखेंगे तो उपखेल जो फर्स्ट उपखेल है इसके अपन जो है वो पहला जो खेल है उसकी चूंकि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है
सैडल पॉइंट अपने देखने से पता लग जाता है कि भाई सैडल पॉइंट जैसे रो मिनिमा लेते हैं -2 और -1 और फिर 3 और 4 आ जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं, उससे कोई भी जो है वो कॉमन अंक नहीं आता है। इसलिए ये ओडोमेंट से अपन हल करेंगे। तो जैसे मान लो जो फर्स्ट जो सब गेम है इसका ओडोमेंट आया 1। फिर सेकंड वाले के अंदर हमने क्या किया, रो मिनिमा कोलम मैक्सिमा लिया, तो हमारे सामने 2 जो है वो सैडल पॉइंट आ गया, तो यही वैल्यू ऑफ गेम हो गया। तो सेकंड सब गेम की वैल्यू ऑफ गेम 2 हो गया। फिर थर्ड के अंदर भी जो है वो RMCM किया, यानी रो मिनिमा कोलम मैक्सिमा किया, तो यहाँ पर भी जो है वो 2 है वो क्या आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब यही इसकी वैल्यू ऑफ गेम हो गया। तो पहले इसके अंदर वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकले, वैल्यू ऑफ गेम 1, फिर दूसरी स्थिति में 2 और तीसरी स्थिति में भी 2 वैल्यू ऑफ गेम आए। तो अब जब हम जो समान वैल्यू ऑफ गेम आए 2, 2 और 1, 2 और 2, तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे कम ये रखना चाहिएगा वैल्यू ऑफ गेम। तो ये स्थिति किस में है, क्योंकि इसका जो वैल्यू ऑफ गेम जो है वो अधिक है। हाँ बिल्कुल, ये अधिक वाला, क्योंकि ये रो प्लेयर था, तो रो प्लेयर को अधिक विकल्प उपलब्ध थे, तो रो प्लेयर जो है वो खेलेगा सब गेम, तो इसलिए ये बड़े वाले वैल्यू को पसंद करेगा। तो बड़े वैल्यू वाली वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ गेम 2 में है। सेकंड और थर्ड दोनों सब गेम के अंदर वैल्यू है, तो दोनों ही तालिकाएं यूज की जा सकती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब हम देखेंगे तो खेल का हल क्या आएगा, तो चूंकि खेल का हल पहले हम रो प्लेयर के लिए देखते हैं, तो अगर टेबल सेकंड देखेंगे तो फर्स्ट विकल्प में जो है वो तो है नहीं ये, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर सेकंड विकल्प जो है उसके अंदर भी 0 हो जाएगा, और थर्ड विकल्प के अंदर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी पूरा विकल्प काम में ले लेगा। या दूसरा अगर खेल थर्ड को यूज किया जाता है तो फर्स्ट में 0 हो जाएगा, और सेकंड में भी 0, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में 0 हो जाएगा, सही है बिल्कुल। और सेकंड के अंदर भी जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सब पॉइंट जो सब गेम है वो तो थर्ड में जाकर के है ना, तो थर्ड वाले के अंदर अपन टोटल 1 का 1 यूज कर लेंगे। तो ये जो है वो आ सकता है, जैसे इसमें फर्स्ट में 0 आया था, सेकंड वाली जो टेबल थी उसमें फर्स्ट में 0 आया था, सेकंड में भी 0 आया था और थर्ड में 1 आया था। 0, 0 और 1 आया था, वैल्यू ऑफ गेम 2 था। और बी के लिए जो हल था, बी के लिए जो हल था वो क्या था, बी खिलाड़ी के लिए जो हल था, तो फर्स्ट में तो 0 हो जाता, और सेकंड के अंदर जो है वो 1, सेकंड में 1 आ जाता, और थर्ड में 0 हो गया, 0, 1 और 0। या अगर ये आगे वाली टेबल काम में लेंगे तो ऐसी स्थिति में 1 फिर 0, 0, बिल्कुल ठीक है, 1, 0, 0 आएगा। तो ये मतलब कहने का ये यहाँ पर ये हुआ कि जो ए का हल जो है वो हम लिखेंगे वर्टिकली और बी का हल लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से ये दोनों टेबल जो हैं वो हल प्रदान करती हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही सेम वैल्यू है, वो 2 वैल्यू ऑफ गेम आ रहा है। तो इस हिसाब से जो है वो आंसर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो से वही बात है कि अगर टेबल सेकंड में जो है वो अपन करें या टेबल थर्ड में करें, कुल मिलाकर के बात ये है कि हमें इतना ध्यान रखना है कि 2 जिसके सामने आता है, जैसे आप टेबल सेकंड है, टेबल सेकंड के अंतर्गत क्या होगा कि फर्स्ट विकल्प के सामने तो सैडल पॉइंट है नहीं, तो 0 हो गया। फिर सेकंड के सामने भी 0, ये 2 नहीं है तो वो भी 0 हो गया, और थर्ड के सामने 1 है तो 1 आ गया। ये तो आर का हल हुआ। अब बी का, या हम कह सकते हैं ए का हल हुआ। बी का जब हल देखेंगे
तो वो हल जो है वो अपना नीचे आएगा और हॉरिजॉन्टली आएगा। तो फर्स्ट के आगे तो कुछ है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। फिर सेकंड अल्टरनेट के आगे दो सैडल पॉइंट आ गया तो ये 1 हो जाएगा। और फिर थर्ड आपको वापस जीरो करना ही है। और ये अगर उपखेल थर्ड अगर अपनाते हैं तो उसके अंदर भी जो फर्स्ट है उसके सामने नीचे है 2 है तो 1 हो जाएगा। सेकंड के सामने वही 0 हो जाएगा और थर्ड के सामने भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये सब गेम से संबंधित जो प्रॉब्लम है इसको अपने को हल करना है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये की है कि भाई जो विकल्प बचे हुए हैं वो विकल्पों को अपने को ध्यान में रखना है। उसमें कहाँ पर सैडल पॉइंट आता है या कहाँ पर जो है वो इस तरीके से हो कि भाई उनकी जो वैल्यू ऑफ गेम ज़्यादा होगा ओडोमेंट्स में सब गेम में, तो उसी आधार पर उसका फैसला करेंगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम सारांश के रूप में क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम मिनिमैक्स मेथड से किसी भी सवाल को हल करते हैं और उसमें रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा के द्वारा जो है वो सैडल पॉइंट ज्ञात करके हल करते हैं। मान लीजिए सैडल पॉइंट नहीं आता है तो फिर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करके उसको 2/2 में बदलते हैं और उसके बाद में 2/2 में बदलने के बाद उसके ओडोमेंट्स ज्ञात करते हैं। ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये है कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करने के बावजूद भी कोई एक खिलाड़ी के दो विकल्प रह जाते हैं तो वो कटते नहीं हैं, तो फिर ये सब गेम की पोजीशन होगी और जिस खिलाड़ी के पास अधिक विकल्प रहते हैं अंत में वही खिलाड़ी सब गेम खेलेगा। और इस तरीके से सब गेम से सवाल का हल ज्ञात कर लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है जो कि हम इसकी अपनाते हैं। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, नमस्कार।